दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के गिरफ्तारी पर सरकार की छीछालेदर हुई थी और उसके बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया। न ही सवाल ये है कि क्या अब संजय राउत के मामले में हुई सरकार की बेइज्जती के बाद अब मोदी सरकार सुधर जाएगी, क्योंकि आदत आसानी से नहीं जाती और जब सारा ध्येय सत्ता पर काबिज होना ही है, विरोधियों को परेशान करना हो, तब इतनी आसानी से ये आदत जाती नहीं और यह इस दौर में आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। तब हम चर्चा कर रहे हैं आज संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा यानी इस देश के 5 ताकतवर लोगों में से एक, प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक, कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा सब कुछ हैं संजय कुमार मिश्रा। और संजय राउत के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि यह मामला ही नहीं बनता है, गिरफ्तारी अवैध है, बत्रा चाल के मालिक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उनसे क्यों पूछताछ नहीं की गई, ऐसे कितने ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिए हैं संजय राउत को जमानत देते समय। तब सवाल ये है कि आखिर संजय कुमार मिश्रा इतने ताकतवर कैसे बने, जिनके नाम से विरोधी के बड़े से बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। आखिर कौन है संजय कुमार मिश्रा? यह एक अबूझ पहेली है और यह मोदी सरकार के लिए शार्प शूटर की तरह इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आप यदि 10 साल के मनमोहन सिंह के सरकार और 8 साल के मोदी सरकार के आंकड़े देखेंगे कि ईडी ने किस तरीके से कार्रवाई की है, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। ईडी ने जिस तरीके से इन 8 वर्षों में विपक्ष के 100 से अधिक नेताओं को हिरासत में लिया है, जेल में डाला है, पूछताछ की है, पूरे देश में माहौल बनाया है। मनमोहन सिंह के सरकार के समय भी ईडी नाम की संस्था थी, लेकिन जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि विपक्ष के मुश्किल से दर्जन 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई थी। वह आंकड़े इन सालों में 100 के पार कैसे चला गया? क्या संजय कुमार मिश्रा शार्प शूटर बन गए थे नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए? यह सबसे अहम सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या संजय कुमार मिश्रा को नौकरी में और आगे सेवा वृद्धि दी जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। 2022-18 नवंबर को उनकी सेवा वृद्धि का समय समाप्त हो रहा है। इससे पहले उन्हें जब वे रिटायर हो रहे थे तो 2020 में 2 साल की सेवा वृद्धि दी गई थी और शायद इस सेवा वृद्धि की वजह से ही यह सारा खेल इस देश में रचा गया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सेवा वृद्धि के कारण या इस प्रसाद के कारण ही संजय मिश्रा सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े साफ कह रहे हैं कि किस तरीके का खेल होता रहा है। हमने कल भी बताया था कि भाजपा के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 400 से
अधिक सांसद और 1300 के आसपास विधायक, इनमें से किसी के साथ भी ईडी ने इन 8 वर्षों में क्या पूछताछ की? क्या वे सब दूध के धुले हैं? ये सवाल हमने कल उठाया था। लेकिन विपक्ष के 100 से अधिक नेताओं को अपने निशाने पर रखकर जिस तरीके से सरकार के लिए अनुकूल बनाने का माहौल काम किया गया, क्या आने वाले दिनों में संजय मिश्रा को इसके इनाम स्वरूप फिर से एक बार सेवा वृद्धि दी जाएगी? यह अहम सवाल है और यह 18 नवंबर को जब ये सेवानिवृत्त होंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि भाजपा ने इस दौर में जिस तरीके से ऑपरेशन मोसा चलाकर विरोधियों को कुचलने, उन्हें बदनाम करने का खेल शुरू किया गया, क्या ईडी उसमें भागीदार थे? 3 राज्यों में सरकारें बदली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहा जा रहा है कि इसमें ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और ईडी के डराने धमकाने के बाद ही कितने विधायक, कितने सांसद अपनी मूल पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। इसे लेकर भी लगातार विपक्ष हमला करता रहा है। विपक्ष को बदनाम करने, डराने धमकाने के इस दौर में क्या ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा शार्प शूटर की तरह इस्तेमाल हो रहे थे? यकीनन, क्योंकि इसकी यदि उच्च स्तरीय जांच की जाए तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। संजय राउत वाले मामले में तो अब लोग कहने लगे हैं कि शेर को सवा शेर मिला है। 5 ताकतवर लोगों में से एक संजय मिश्रा ने जब संजय राउत की गिरफ्तारी की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि अदालत में इस तरह की टिप्पणी आएगी। हालांकि इस दौर में अदालतें टिप्पणी करते जा रही है, वह नेताओं की तरह टिप्पणी करती है, लेकिन उस टिप्पणी का फैसले के समय कोई रोल नहीं होता। हाल के दिनों में ही दुर्दांत बलात्कारी या बलात्कार के आरोपियों की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि उस हाई कोर्ट के जज को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी तो करती है कि आखिर असली अपराधी कौन है, लेकिन इसके लिए न तो राज्य की पुलिस को जिम्मेदार ठहराती है, न ही कोई सजा मुकर्रर करती है। ऐसे दौर में संजय राउत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की तो उसे कार्रवाई के अंजाम तक या फैसले में क्या वह टिप्पणी दिखाई देगी? प्रवर्तन निदेशालय के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो गलत ढंग से संजय राउत को गिरफ्तार किए थे। ऐसा कुछ भी होगा तभी पता चलेगा कि नए चीफ जस्टिस वाकई में दूसरे जजों से अलग हैं और वे जो टिप्पणी करते हैं उसे फैसले तक ले जाते हैं। कितने ही उदाहरण हैं। कोरोना काल में चुनाव को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए हत्या के आरोप का, लेकिन क्या हत्या के आरोप का मुकदमा चला? नहीं चला। इस दौर में इस तरह का जब खेल चल रहा हो तब न्यायालयीन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है, साथ ही सरकार के रीति नीति पर भी सवाल उठता है, क्योंकि इस दौर में लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं तब जब अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। महंगाई 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है, बेरोजगारी के कारण युवाओं की हालत खराब है और देश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे दौर में जब सुप्रीम कोर्ट संजय राउत को जमानत देते हुए जो टिप्पणी करते हैं, क्या उसे फैसले के समय रखेंगे, निर्णय लेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इन सब सवालों का इसलिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि ये दौर ऑपरेशन मोसा का दौर है।
यह दौर मोदी सरकार का दौर है, जहां विरोधियों को कुचलने, उनकी आवाज दबाने, खरीद लेने के सारा तिक्रम देखने को मिल रहा है जगह जगह। तब सवाल यह है कि संजय राउत के मामले में ईडी की जो बेइज्जती हुई है, उसके बाद भी क्या संजय राउत को 18 नवंबर 2022 को जब वे सेवानिवृत्त होने वाले होंगे तो उन्हें फिर से सेवा वृद्धि दी जाएगी, और वह कितने साल की दी जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखना है कि इस शार्प शूटर माने जाने वाले संजय मिश्रा पर सरकार क्या फैसला लेती है। धन्यवाद।